करवा दिए होंगे, फिर करा देंगे, आज हम फिर दोबारा करा देंगे, ठीक है। मैप का क्लास आज फाइनल हो जाएगा, उसके बाद से 1 साल बाद आपका इंडियन मैप चालू हो जाएगा 2023 में। 2023 उधर से आप लोग आइए, जनवरी में छुट्टी उट्टी मना के, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 1 तारीख को आराम आराम कीजिए। लड़का सब 31 दिसंबर की रात में खूब कसम खाएगा, कुछ मत करना ये सब चीज को। जिस तरह से तुम्हारा रहने का 31 दिसंबर सेम वैसे ही कर देना है तुमको। एक चीज हमेशा बस याद रखना है, अपने आप को एक चीज जरूर करना, हंसी मजाक कर लो, वापस खाली जाओगे। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी चाय पीने जा रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, एक चीज कह के अपने को रोकिए ना, एक दिन जरूर कर देना, घूम ले, एक दिन वापस जाएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। कसम वसम हम लोग भी खूब खाते थे लोग, रात को 11 बजे 31 दिसंबर को, कि अगले दिन से एकदम सुधर जाना है। कौन चीज समझ रहा है, 4 व्हीलर है कि बैक गियर मारे चल दिया, हाँ, सब कुछ नहीं चेंज होता है। लड़का सब कसम खाता है तो खूब, अब से 4 घंटा ना बतियाएंगे, समझ में आ गया। तुम्हारे कसम खाने से क्या होता है, वो कसम खाएगी तब दो, समझ में आ गई ना गया। आगे बढ़े तो इसको हम लोग किस क्लास में देख लेंगे, हाँ हाँ, धीरे धीरे चलता है, अचानक से थोड़ी आता। अरे समझा दिए थे गधा कहीं का। देखो इसको 22 दिसंबर के दिन सबसे छोटा दिन, इसके बाद दिन अब बड़ा होना चालू होता है। अरे हमको यहां से मतलब है, यहां तुम रहता है, रहते कहां हो, कर करेगा, ठीक है। यहां 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन हो गया यहाँ के हिसाब से। हम यहाँ के हिसाब से ना ज्योग्राफी देखेंगे, हम कुछ भी ज्योग्राफी वही पढ़ेंगे जो भारत पे प्रभाव पड़ डाले, बाकी पूरी दुनिया का हमको थोड़े देखना है। तो यहाँ जब हम लोग रहते हैं भारत में, तो हम लोगों के लिए 22 दिसंबर की जो दिन होती है वो सबसे छोटा दिन होता है। उसके बाद दिन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, इसलिए कहते हैं बड़ा दिन होने की छुट्टी। बस वो होने वाला शब्द काट देता है, बड़ा दिन की छुट्टी, पूरा होना चाहिए बड़ा दिन होने की छुट्टी। अब बड़ा दिन हो रहा होता है, ये हम बताए थे। यही सब गायब रहता है सर क्लास में, उसके बाद सोचेगा सर ना हो रहा, बोलो। 15 दिसंबर को कैसे दिन बड़ा होगा, दिन बड़ा छोटा इसके हिसाब से होता है। 22 दिसंबर को, ये 15 काहे दे रहा है, तो ठंडी गर्मी का टाइम बता रहा है। इसका देखो ये कंसेप्ट गलत है इसका। कर 15 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है, 15 दिसंबर को होता है, 22 दिसंबर को 15 का होता है। 15 से तो ठंडी चालू हो जाती है भयानक, ये मौसम है, सूर्य की स्थिति है, गधा कहीं का। ये भी वही था ये भी वही था। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाते। चलिए, वर्षा ऋतु सितंबर जून के महीने में 15 जून से वर्षा चालू हो जाता है और पूरे भारत में फैल जाता है 15 जुलाई तक, पूरे भारत में फैल जाता है। बिहार में 15 जून तक चलाता है मानसून। मानसून जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, जो इस दिशा से आता है, क्योंकि इस दिशा को हम लोग कौन सी दिशा कहते हैं, दक्षिण पश्चिम, क्या कहेंगे, दक्षिण। इसको हम डिटेल से किसमें देख लेंगे लोग, मैप में, क्योंकि मैपे का ये टॉपिक है। एक एक पहाड़ से कब मानसून से वर्षा होगा, उड़ीसा में किस कारण होगा, बिहार में किस कारण होगा, लद्दाख में सबसे पहले वर्षा सबसे बाद में वर्षा, इसको किस में देखेंगे हम लोग, मैप में। आप में जो मैप में कितने लोग इंडियन मैप पढ़ चुके हैं, इंडियन मैप पढ़ चुके हैं, आप लोग को मानसून पढ़ा दिए कि नहीं। अब जो मैप में मानसून पढ़ा है उसको ये बात को फील हो जाएगा कि वो थ्योरी में मैप मानसून नहीं हो सकता है, क्योंकि ना आपको कंफर्म उसमें पर्वतों की स्थिति पता होनी चाहिए, पूरी की पूरी पर्वत, तभी मानसून समझ में आएगा। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। हम लोग किसमें देखेंगे, मैप में, किसमें, मैप में। अब हम लोग को देखना है कृषि, क्या देखना है, कृषि, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, कृषि, कृषि या एग्रीकल्चर। भारत में लगभग 65% लोग किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है, और इनका कोई डेवलपमेंट नहीं है। जिसका रीजन ये है कि ये खेती कर रहे हैं 2022 में और नियम लगा रहे हैं खेती का 16वीं सदी का। आज तक जो पहले से खेती करते आए हैं तो वही वाला हिसाब आपको मिलेगा।
खेती के लिए कई सारी चीजों की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है। समझ में आया कि नहीं आ गया? खेती में तो पैसे की भी जरूरत होती है, खेती वाले लोग के पास पैसे नहीं रहता है। समझ में आया कि नहीं? पैसे की भी बहुत बड़ा अभाव रहता है। तो खेती के कई प्रकार होते हैं, इसको समझते हैं जो एग्जाम के हिसाब से। एक होती है एकदम जीवन निर्वहन खेती। जीवन निर्वहन खेती, भारत में जो खेती होती है वो जीवन निर्वहन खेती होती है। हम लोग खेती कभी बिजनेस के लिए करते ही नहीं है और प्रॉफिट खोजते हैं बिजनेस वाला। हम लोग खेती ज्यादातर अपने जीवन जीने के लिए करते हैं। तो जीवन तो जिए लीजिएगा, किसान भी तो जीवन जिए लेता है, क्योंकि वो खेती किस डिजाइन से कर रहा है? जीवन निर्वहन खेती, अपनी जरूरतों की चीजों को बोरा है क्या चीजें। तो भारत में जो खेती होती है कौन सी होती है? जीवन निर्वहन खेती। जीवन निर्वहन खेती एक सघन खेती है, बहुत डेंस फार्मिंग होता है, उसमें घनी चीजों को बोया जाता है। कई बार उसमें ऐसा होता है कि हम लोग दो दो फसल एक साथ लगा देते हैं, एक साथ खेत में दो फसल लगा देते हैं। अभी कौन सा सरसों लगा दिए होंगे और गेहूं, सरसों और गेहूं लगा देते हैं हम लोग। तो जीवन निर्वहन खेती का ही, बस हल्ला नहीं करो, जीवन निर्वहन खेती का ही एक हिस्सा है आपका सघन खेती। जीवन निर्वहन का ही हिस्सा है क्या? सघन। हम लोग बहुत ही सघनता से क्या करते हैं? खेती करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा किसी चीज को घना बो दीजिएगा तो आपका उत्पादन ज्यादा हो जाएगा, घट जाएगा उत्पादन। लेकिन आदमी को दिमाग में लगता है ना कि धान का रुपया एकदम लाइन से एकदम घना घना कर देंगे, घट जाएगा। मतलब जैसे एक बेंच पर 5 लड़का बैठ सकता है या 4 लड़की। लड़की जब का बेंच छोटा है, ये वाला बेंच लड़की जब का क्या छोटा है यहाँ पे। तो जैसे 5 लड़का को देखते हैं, लड़की जब का बेंच इधर वाला ना छोटा छोटा है, तो उसमें 5 लड़का बैठा, हम उस पर 8 को बैठा देंगे तो पढ़ाई थोड़े कर पाएगा। दिन भर ध्यान रहेगा उसका बैठने में, गिर मत जाए हम यहाँ पे। तो बहुत ज्यादा सघन खेती कर दीजिएगा तो उससे भी दिक्कत है। तो हमारे यहाँ खेती की जो मेन कैटेगरी है वो जीवन निर्वहन है, जिसके लिए हम लोग सघन खेती करते हैं। एक साथ हम 2 फसलों को भी बोल देते हैं, जिसे हम लोग द्विफसली खेती कहते हैं। क्या कहेंगे? डुअल क्रॉप एग्रीकल्चर, द्विफसली खेती। लेकिन कभी कभी हम लोग खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। खेती के साथ साथ क्या करते हैं? पशुपालन, जिसे हम लोग मिश्रित खेती कहते हैं। क्या कहेंगे? मिश्रित खेती। कौन सी खेती? मिश्रित। तो आप देखे होंगे किसी का खेत है तो 4 को भैंस भी रख लिया, 4 गाय रख दिया। तो उससे फायदा क्या होगा कि जितना भी घर का जूठा निकलेगा वो गाय भैंस खा लेगी। गाय भैंस का गोबर खेत में चला जाएगा, सीधे गोबरवा खेत में भेज देते तो खेत में नुकसान कर जाएगा। उसमें मीथेन गैस होता है, उसको कम से कम आपको 90 दिन का प्रोसेसिंग का टाइम होता है, 90 दिन का। वहां पे पानी डाला जाता है, फिर उसमें केचुआ डाला जाता है। केचुए नहीं डालता है कोई यहाँ पर खेत में? कौन केचुआ? कई एक केचुआ खरीद के लाए, 2 किलो कम से कम केचुआ डाल दो उसमें। केचुआ में रिप्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो कौन लाएगा केचुआ ना तो ताजे गोबर में डाल देगा, मर जाएगा वो मीथेन गैस से। केचुआ क्या हो जाएगा? मर जाएगा केचुआ। तो हम लोग के यहाँ खेती में ना कई सारे टेक्नोलॉजी की अभी कमी है। पहला कौन सा हो गया हम लोग का? जीवन निर्वहन। जीवन निर्वहन, इसी के लिए हम लोग करते हैं क्या चीज? सघन खेती। सघन खेती, ताकि ज्यादा से ज्यादा खेती हो सके, जो सघन खेती। मिश्र और द्विफसली खेती, द्विफसली फसल को हम लोग कहते हैं सस्यन। द्विसस्यन कृषि, सस्यन मतलब होता है फसल, ये टेक्निकल भाषा याद रखिएगा। द्विफसली खेती, द्विसस्यन कृषि। ये जो होता है ना, ये 2 फसल एक साथ लगा सकते हैं। मिश्रित खेती, मिश्रित खेती, इसमें क्या होता है? खेती प्लस पशुपालन, पशुपालन, खेती प्लस पशुपालन। देखिए इसमें क्या हो गया, खेती के साथ साथ पशुपालन हो जाता है। तो ये बड़े पैमाने पर होता है, इसमें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। दोनों को आपस में समन्वय स्थापित करना पड़ता है दोनों के बीच में। जैसे गाय वगैरह का गोबर है ना, उसमें मीथेन गैस होता है। उसको आपको पहले 1 हफ्ता तक उसमें डेली बाल्टी भर पानी डाल के उसे क्या करना पड़ता है? ठंडा करके मीथेन गैस को निकालना पड़ता है। दिन में 4 टाइम पानी डालना पड़ता है,
पूरा भीगा भीगा के उसमें सारा उसका मीथेन गैस क्या हो जाए, निकल जाना चाहिए। उसके बाद से उसमें गर्मी थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए वहां पे। 1 हफ्ता 10 दिन अगर पानी डाल देंगे तो पूरी की पूरी मीथेन गैस क्या हो जाएगा, निकल जाए। अब उसके बाद से ना कुदाल से उसको मिक्स कर देना चाहिए वहां पे, और उसको बेड बना देता है। बेड ऐसे इन्हें कि एक के बार ऐसे छोड़, यहाँ पे इसमें क्या करना चाहिए, बेड। अब बेड बनाने के बाद यहाँ पे जहां जहां केचुआ छोड़ देना चाहिए। 10 मिनट के अंदर अंदर केचुआ अंदर घुस जाएगा। केचुआ धूप से मर जाएगा क्योंकि उसका स्किन बहुत पतला होता है। इसके ऊपर ना पुआल समझते हैं, ठंडी के दिन में पुआल वगैरह, पुआल डाल दीजिए या बोरा डाल दीजिए, बोरा जूट वाला, ताकि वो धूप से बच सके, धूप से बच सके। काम खत्म आपका। डेली थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए, ऊपर थोड़ा थोड़ा डेली पानी डालते रहिए, क्योंकि उसमें नमी बरकरार रहेगी। इससे बनता है आपका वर्मी कंपोस्ट। क्या बोलते हैं इसे, वर्मी कंपोस्ट। ये नेचुरल खाद होता है वर्मी कंपोस्ट। तो ये मिश्रित खेती में काम आता है। ये इधर से काम आ गया, ये इधर से काम आ गया। खेत में जो बनेगा उसको पशु खा लेंगे यहाँ पे, लेकिन ये ज्यादा देर तक सक्सेस नहीं हुआ। तो इसका ही एक एडवांस रूप आया, समेकित खेती। समेकित क्या जी, 5वां नंबर हो जाएगा। अरे कुछ भी रहे, नंबरिंग कौन ध्यान देता है, ये हमारा शुरू से गड़बड़ हो जाता है। 1 2 3 4 5, ठीक है। समेकित खेती, इसे कहते हैं इंटीग्रल खेती। क्या कहेंगे, इंटीग्रल फार्मिंग। ये अब तक का सबसे एडवांस खेती होता है, इंटीग्रल। ये सबसे ज्यादा एडवांस होता है। हम ऐसे ही फसल को बोते हैं, ऐसे ही जानवर और फसल का कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो एक साथ अच्छे से क्या कर सके, सरवाइव कर सके एक साथ। इसमें थोड़ी सी पैसे ज्यादा लगते हैं, लेकिन ये सबसे एडवांस खेती होता है। जैसे आप में से किसी का जगह है 5 बीघा, गांव में ना 5 बीघा ज्यादातर लोगों के पास होता है, 2-4 बीघा तो आराम से हो जाता है। गांव की खेत ज्यादा महंगे नहीं होते हैं। शहर में कोई पटना में 5 बीघा हो जाए तो बवाले हो जाएगा। हाँ, उसमें पूरा हॉस्टल, लॉज, कोचिंग, मॉल सब चीज खोल सकते हैं। गांव में उतना खेती क्यों नहीं रहते। तो ऐसे जमीन जो रहता है, इंटीग्रल खेती में हमेशा हम ऐसे फसलों का चयन करते हैं जो एक दूसरे के साथ सिम्बायोसिस मेंटेन कर सके। सिम्बायोसिस मतलब एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर सके। उसे हम क्या कहेंगे, सिम्बायोसिस के नाम से जानते हैं। जैसे आपको पता है कि भारत में धान की तो जरूरत है बहुत ज्यादा, वो तो बिक जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, धान बेचने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो अगर आप धान की खेती करते हैं, ठीक है, यहाँ क्या बोल सकते हैं, धान की खेती में समस्या यह है कि उसमें पानी चाहिए, धान में पानी ज्यादा चाहिए, और जहां पानी डालिएगा कीड़े मकोड़े आ जाएंगे सब, अब फसल खराब कर देते हैं। अब धान की खेत में देखिएगा ना, छाप लेगा धान काला हो जाता है, देखिए जड़वा काले हो जाएगा यहाँ पे। तो धान की खेती में पानी, बिना पानी के धान नहीं हो सकता, लेकिन धान की खेती में क्या हो जाएगा, कीड़े ज्यादा आ जाएंगे। धान की फसल को ज्यादा मात्रा में चाहिए नाइट्रोजन, यूरिया वगैरह डालते हैं लोग कि नहीं, तो उसको चाहिए यूरिया चाहिए, और क्या चाहिए, कीड़ों से हटाने के लिए चाहिए अपन। अभी धान के खेत के साथ साथ सबसे अच्छा से इंटीग्रेट हो जाता है बत्तख। बत्तख जो जीव होता है वो जलीय जीव नहीं है, बत्तख जल में नहीं रहता है, जल प्रिय है वो, उसको पानी पसंद है, लेकिन वो पानी में रहता नहीं है। देखिएगा ना, बत्तख जो होता है ना, रात में निकल आता है पानी में से। तो अगर बत्तख के साथ साथ किसकी खेती हो जाती है, धान की, तो धान थोड़ा रोप के थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसमें बत्तख छोड़, रुपये में छोड़ दे बत्तखवा, कुल नोच नाच के खत्म कर देगा यहाँ पे, पूछ काच के रद्द कर। थोड़ा सा धान बड़ा हो जाए ना तो उसमें छोड़ दीजिए, जितना उसमें क्या करेगा ना, कोच के चोंच से उसको खूब अच्छा कादो कादो कर देगा खेत को, उसका चोंच से जितने कीड़े मकोड़े हैं सब खा जाएगा। कौन, जितना वहां पे। उसमें एक बत्तख की कैटेगरी होती है खाकी कैम्बल, वो दिखने में सबसे फुहड़ दिखता है, ब्राउन कलर का होता है, पुलिस की वर्दी देखें उसी टाइप का खाकी कलर का होता है, नाम होता है खाकी कैम्बल, सबसे फुहड़ होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अंडा वही देता है, सबसे कम बीमारी उसी को होता है। जो सफेद का होता है 100 पीस वाला, ये कोनो काम लायक नहीं होता है, ये सब महीना में 10 दिन अंडा देगा, सब 2 महीना इन का ब्रेकअप चलता है। ये सब बहुत नगड़ा होता है सब।
खाकी कैम्बल कोई सब कुछ नहीं होता है, 240 दिन अंडा देता है, 365 दिन में 240 दिन एकदम ठीक ठाक से। और सब की खासियत होती है, वो सब बत्तख वगैरह सही रहता है तो इंटीग्रेट हो जाएगा। धान के साथ क्या इंटीग्रेट हो सकता है? बत्तख। तो जब भी इंटीग्रेट करते हैं ना एक दूसरे को, अब देखिए बत्तख को जो पेट भरने के लिए चाहिए वो धान के खेत में खा गया कीड़े मकोड़े। अब बत्तख जो बीट करता है, उसकी जो लेड़ी होती है बीट, उसमें ना बहुत ज्यादा मात्रा में हाईली नाइट्रोजन होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में बत्तख के बीट में नाइट्रोजन होता है। मुर्गी और बत्तख के बीट में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसको क्या चाहिए? धान के खेत को क्या चाहिए? नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन पूर्ति करने के लिए हम क्या छिड़कते हैं? यूरिया। वो बत्तख रहेगा सारा मेंटेन करके रखे रहेगा, तो दोनों में क्या हो गया? सिम्बायोसिस। तो जब एक साथ सिम्बायोसिस होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? इंटीग्रल फार्मिंग। क्या कहेंगे? इंटीग्रल। अब जैसे धान है यहाँ पे, इसका ये जो एरिया है यहाँ पे, इसके बगल में अगर आप तालाब बना देते हैं, क्या बना देते? तालाब। तो इसमें अगर आप फिश डाल देते हैं, मछली, आपको पता है कि मछली का पानी बार बार बदलते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें पीएच ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। मछली का जो बीट होता है ना, मछली का बीट, वो भी खेती के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका पनिया जब चेंज करना है तो एकरे में छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ सकते, यहाँ छोड़ सकते हैं। और जो बत्तख होते हैं, बत्तख, उसका शेड बनाना जरूरी है, शेड बनाना जरूरी है। तो इसके ऊपर शेड बना दीजिए, इसके ऊपर हल्का सा एरिया में शेड बना दीजिए, और उसका जमीन जो होता है वो जालीदार बना दीजिए। जमीन कैसा होना चाहिए? जालीदार। तो अगर इस धान के खेत में बत्तख रहेगा, उसके बीट से इसको मिल जाएगा। उसमें जो बीट है उसमें मछलियों के लिए अच्छा होता है। मछली गलती से भी बत्तख को में मत छोड़िएगा, जो बहुत खचरा होता है खाकी कैम्बल, एक को मछली ना छोड़ने वाला है। समझ में आ गई नहीं क्या? तो इंटीग्रेट हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इंटीग्रल फार्मिंग की कोई लिमिट नहीं होती है। आपके पास नॉलेज कितना है, आप किससे किसको लिंक कर सकते हैं। इसके पानी को वापस फेंकने से अच्छा कहां डाल दीजिए, इसका बीट या तो मछली के लिए अच्छा हो जाता है, और नहीं तो धान। जब धान छोटा रहे तो इसको मत छोड़िए, एक कहीं और बगीचा बना के रखिए, इन्हें छोट मोट गढ़ा खोद के गिरे तो एनिए रहो, मेढा को ढक पकड़। यहाँ पे मछली अगर बहुत बड़ी हो गई तो भी बत्तख उसको नहीं खा पाएगा, बड़ी हो जाने के बाद भी उसे नहीं खा सकता। और बत्तख की एक खासियत होती है, वो कभी भी ना अंडा बाहर नहीं देता है, अपने अपने जगह पे ही देते हैं सब बत्तख। मुर्गी खचरी होती है सब, कहीं दे के चल आएगी सर। अरे खाना खा रहा है जहां वहीं देना, कहीं दे के चल आएगी सर। यहाँ पे आके घर का परेशान होगा। यहाँ पे बत्तख के साथ क्या होता है, मॉर्निंग में अंडा देगी, और अगर किसी को अंडा देने में लेट है ना तो बत्तख अपने घोंसले से निकलेगी ही नहीं, अंडा देने के बाद ही निकलेगी। अब मुर्गी फुहर होती है सब, खा पी के आई शाम में घुस गई बिछौना पे, नहीं देखते हैं यहाँ पे आदमी घर में कर लेकर पैर पोछ। बत्तख कभी ऐसा नहीं करते, बत्तख सबसे साफ सुथरा होते हैं। वो बत्तख तालाब से निकलने के बाद आप देखिएगा आधा घंटा तक दहिया पोछेगा सर, ऐसे ऐसे पूरा पंखों को उठा के पूरा पोछ पाछ लेगा पूरा बढ़िया से। तब उसमें से जो बत्तख रहेगा सबको ले चलेगा, चलो चलो तुम लोग चलो, अब कल घुमाने ले चलेंगे, आप चलो चलो। सबसे बाद में बत्तखवा जाता है, सब बत्तख इन सबको कहाँ कर देता है आप पूरा बढ़िया से एकदम घूम फिर के देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। यहाँ पे तो गंदगी भी नहीं करते हैं सब। समझ में आ गया कि नहीं? बत्तख को एक बीमारी होती है। देखिए इंटीग्रल फार्मिंग टोटली डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे। अगर नॉलेज नहीं है ना, इंटीग्रल कभी नहीं कर सकते आप। बत्तख के लिए सबसे ज्यादा नुकसान करता है तो होता है उसके लिए प्लेग, उसका आंखिया सड़ के गिर जाता है। प्लेग जो हो जाएगा ना, उसको आंखिया ऐसे सड़ के गिर जाएगा वहां पर, फिर मर जाएगा। बाकी बत्तख में बीमारी नहीं आती, दुइयों को बीमारी आता है, एक प्लेग सबसे ज्यादा हो जाता है उसको। अब बाकी आप सुने बत्तख को कभी बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू सब आया, जो मुर्गियों में ज्यादा आता है। जो व्हाइट वाले मुर्गी होते हैं इन सबको जब पाला जाता है, इसका चोंच तोड़ दिया जाता है, एक कैंची आता है चोंचवा तोड़ दिया। बैल होते हैं सही सब, उसको भूख लगेगा ना तो ये नहीं देखेगा आगे चारा है कि नहीं है, कुछ और रहेगा चोंच मार देगा। दूसर का कोनो मुर्गी रहेगी ना, ओकरे चोंच मार के काट लेगा। तुम भी तो चारा का ही काम हो रहा, अपने में मार काट के मर जाएंगे सब। इसलिए देखिएगा जब भी मुर्गी पालन किया जाता है ना, जो सफेद का सीबीएसई वाला मुर्गी है, उसका ठोड़वा क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। तो उसका जो आगे का नोकीला भाग होता है उसको काट दिया जाता है, नहीं तो एक दूसरे को काट काट के सब मर जाएंगे सब आपस में। तो इसमें कंप्लीट नॉलेज होता है बत्तख के लिए। बत्तख बहुत डिसिप्लिन में रहता है, हाँ बहुत डिसिप्लिन में रहता है, उस सबको कोई दिक्कत नहीं होता यहाँ उन सब में डिसिप्लिन की कोई कमी नहीं रहती है। बत्तख को
बचाने के लिए, उसको प्लेग से बचाने के लिए उसमें चूना का छिड़काव बहुत जरूरी होता है। चूना अगर छिड़क देंगे तो एंटीसेप्टिक होता है चूना। आप देखते होंगे सफाई उपाई होते नाली के साइड साइड में चूना। अब ब्लीचिंग कुछ ज्यादा ही हार्ड हो जाता है। चूना से भी काम हो सकता है। अगर आप रेगुलर चूना छिड़कते रहिएगा ना हर हफ्ते, तो ब्लीचिंग की जरूरत नहीं है। ब्लीचिंग कब छिड़कता है? साल में एक बार से पूरा सफाई करेगा 15 अगस्त के दिन 24 जनवरी के दिन, तो नगर निगम वाला आके ब्लीचिंग छिड़केगा डेली। हाँ, उसमें भी आधा चूना तो चूना अगर आप प्रॉपर छिड़क रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सुबह के समय मछलियों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सुबह के समय मछली को किसकी कमी हो जाती है? ऑक्सीजन। तो पानी में जैसे आप चूना डालिएगा ना, तो ऑटोमेटिक रिएक्शन करके ऑक्सीजन लेवल क्या करता है? बढ़ा देता है। इसका जहां पे बतख रहते हैं सब, उस जगह पे आपको मजबूरी में क्या छिड़कना है? चूना छिड़किए। एंटीसेप्टिक का काम किया, वो अपने से पैर और के पूरा भंगार के सब चूना कहां गिरा देगा? नीचे। और नीचे कौन है? ऑक्सीजन की पूर्ति कौन कर देगा? चूना। कंप्लीट डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज कितना है। कंप्लीटली यहाँ पे उसको चूना का क्या कर दिया? भरपाई कर दिया। बीट से उसका भोजन का काम हो गया। मछली जब बड़ी हो गई है तो आप इसमें आराम से उतार सकते हैं। फिर बड़ी मछली को नहीं खाता है, खाकी कैम्बल छोटकन को खा जाता है। आखिर वो शाकाहारी भी होते हैं सब। कई बत्तख जो होते हैं क्या होता है? शाकाहार। और पैर मारेंगे सब पानी में ना, जितना पैर मारेगा पानी को, जितना आप हौड़िएगा, इसे हौड़ना मतलब समझते हैं, फेंटिएगा, उसमें ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ जाए। फेंटने से ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? बत्तख से जरा जाके उसमें घूमेगा ना, पूरा क्या कर देगा? ऑक्सीजन को बढ़ा देगा। खाकी कैम्बल मछली उछली नहीं खाते हैं सब, समझ में आ गया कि नहीं? बड़ा मछली वो सब नहीं खाएगा सब। आप तो पूरे ऑक्सीजन की पूर्ति क्या कर दिया। ये कंप्लीट डिपेंड करता है कि आपके पास इंटीग्रल फार्मिंग के लिए नॉलेज है या नहीं है। एक बार हो गया, टेंशन फ्री हो गए यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, ये भी एक समस्या है बहुत ज्यादा। इंटीग्रल फार्मिंग के लिए जमीनवा एक पास होना चाहिए। बिहार में चकबंदी नहीं हुआ। बिहार में किसी का 2 कट्ठा इधर है, 3 कट्ठा इधर है। तो चकबंदी की बहुत बड़ी समस्या है। इंटीग्रल फार्मिंग के लिए आपको क्या होना जरूरी है? जमीन का होना जरूरी है वहां पे। अगर एक पास नहीं है तब गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंटीग्रल फार्मिंग। अच्छा देखिए, अगर आप इसको इंटीग्रेट नहीं कीजिएगा, केवल मछली पालेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगा। इंटीग्रेट कर दीजिए। यहाँ पर नेट आता है, एक तो जाली, हमेशा तालाब के ऊपर ना एक नेट आता है, चौड़ा सस्ता मिलता है, बहुत बड़ा नहीं, मछली मारने वाला नेट नहीं, ढकने के लिए ऐसे चारों ओर खंबा गाड़ के ढक दिया जाता है। नहीं तो कौवा बहुत खचरा होता है, सो मछलियां निकाल के लेके चल जाता है, सब पूरा खाली कर देगा। बगुला सब, वो भी बहुत खचरा होता है, वो भी क्या करेगा? सब मार ले जाएगा सब। और नहीं तो गांव का आदमी भी रात क्या करेगा? तो गांव के आदमी से तो बचने के लिए उपाय है आपका, बांस काट के फेंक दीजिए। बांस जो होता है ना, बांस, तो बांस में बहुत सारा चीजें ऐसे निकली रहती है। उस बांस को क्या कर दीजिए? फेंक दीजिए। साफ करके नहीं, लंबा बांस नहीं, पेड़ काटिए, उसमें जितना ज्यादा शाखाएं निकली रहेंगी 3-4 को काट के क्या कर दीजिए? फेंक दीजिए। उसमें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और नहीं, अब फेंकने के बाद ना उसको नीचे एगो खूंटा गाड़ के वहां पे रस्सी बांध के उसको बांसवा को नीचे बांध दीजिए नीचे, ताकि ऊपर से नहीं दिखेगा। जो बकलोलवा जाल डाला, जाल में मछली नहीं फंसेगी, बाल फंसेगा। उसका छोड़ाते जितना के बाबू ना होता है झुंझुना, उसका जाल किसी काम लायक नहीं बचेगा, वहां फंस जाता है। वहां पे तो चोरी भी बहुत तेजी से कर लेता है, जहर और डाल देता है, जहर भी डाल देता है। तो गांव में ये सब चीजें होती है। साइड में केला बो देना चाहिए। मछली का तालाब जो होता है ना, उसके साइड में क्या बो दीजिए? केला। जैसे कोनो पता चले कि जहर बोए हैं, सारा केला का पेड़ काट के पार्ट बाई पार्ट बना के उसमें भेज दीजिए, एब्जॉर्ब कर लेता है केला का चीजों को। तो आपका इंटीग्रल फार्मिंग के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? नॉलेज। और खेत का एक पास होना। एक पास अगर खेत नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते आप लोग यहाँ पे। तो अभी सबसे जरूरी क्या चीज है? इंटीग्रल फार्मिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं? इंटीग्रल कोई दिक्कत? इजराइल वगैरह में सबसे ज्यादा कौन सी फार्मिंग होती है? इजराइल सभी इंटीग्रल, उन लोग के पास पैसा भी रहता है। आप लोग में कितने लोग इंटीग्रल फार्मिंग करते हैं? कोई नहीं। सर आप मछली की बात कर रहे हैं, हमारे यहां से ट्रांसफार्मर चोरी हो गया।
से ट्रांसफार्मर खोल गया। अच्छा, लेके कहा गया होगा? बताओ, ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया सब। आगे बढ़े। हाँ, अरे वो तो पुल तो एगो चोरी हुआ, वो कोई बहुत बड़ा थोड़ी, काम कोई नहीं कर रहा था तो खोल खाल के बेच दिया सो उसका। आगे बढ़े। इंटीग्रल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए, मिश्रित खेती करेगा तो कौन सी करा, बकरी के साथ किसका इंटीग्रल करे? बकरी तो सीधा जीव होते हैं, उसको पालने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, समझ में? उसका दूध में बहुत ज्यादा, डेंगू के समय अगर किसी के पास 20 गो बकरी है ना तो कुल पैसा निकाल लेगा साल भर का एक के बार में। अगला आता है ड्रॉप फार्मिंग। कौन सा फार्मिंग? ड्रॉप फार्मिंग, बूंद बूंद से खेती। आपको हम पढ़ाए हैं ड्रिप इरिगेशन। देखिए, एक होता है ड्रॉप, एक होता है ड्रिप। ड्रॉप और ड्रिप दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, समझिए ध्यान से। ड्रॉप फार्मिंग में क्या होता है ना, बूंद बूंद से पानी करते। इसके लिए होता है एक रेन गेज, क्या होता है? रेन स्प्रिंकलर होता है, रेन गन, रेन गेज नहीं, रेन गेज तो नाम, रेन गन। रेन गन होता है, उसमें क्या होता है ना कि पानी को बहुत तेज फुहार से क्या करता है, फेंकता है। पानी को फुहार से क्या करता है, फेंकेगा, और चारों ओर से पानी को फुहार बना के फेंकेगा उसको उसमें। और स्प्रिंकलर एक होता है जो जगह जगह लगा दीजिए तो फुहारा फेंकता है। एक पाइप होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर एक पाइप होता है, खेत में जगह जगह से इसे उठा दिया जाता है। पाइप बिछा दीजिए और जगह जगह क्या जोड़ दीजिए, स्प्रिंकलर। उसका एरिया होता है कि 10 फीट के सर्कल में वो क्या करेगा, छिड़काव। तो पानी को ड्रॉप बना के फेंक देगा, उसे क्या कहेंगे, स्प्रिंकलर। तो इसमें ड्रॉप फार्मिंग में दो चीजों का प्रयोग होता है। एक हो गया आपका स्प्रिंकलर का, और दूसरा हो गया रेन गन। दूर तक फेंकना है तो रेन, जैसे इस कोना में एक ठो लगा दिए रेन गन, मारेगा यहाँ से 40 फीट तक पानी का क्या फेंकेगा, बौछार, बूंद बूंद बना के क्या फेंकेगा, बौछार फेंकेगा, और अपने से ऐसे घूमते रहेगा। अपने से क्या करेगा, घूमते रहेगा। आधा घंटा के अंदर सबको पानी दे देगा। क्योंकि जब हम आपको पढ़ा रहे थे सॉइल का लेयर, आप याद कीजिए, सबसे बाहरी परत थी ह्यूमस, उसके बाद था ए। हमें बी से मतलब ही नहीं था खेती के लिए। खेती के लिए हमें किसका जरूरत, जबकि हम लोग फ्लड इरिगेशन करते हैं। फ्लड इरिगेशन में खेत में बाढ़ ला देते हैं, मतलब पूरा पानी से लबालब भर देते हैं। होता क्या इससे, पानी लेयर बी में भी चला जाता है, वो तो पानी बर्बाद होता है, नहीं बर्बाद होगा आप, तो पानी क्या होगा, बर्बाद होगा। और आपके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। आप सोचेंगे थोड़ा थोड़ा पानी कैसे दे सकते हैं, मैं खड़ा होकर इसे गमला की तरह तो खेत में नहीं डाल सकता, उसमें पाइप लगा के आदमी छोड़ देता है 6 घंटा 7 घंटा, जितना बड़ा खेत है उस हिसाब से पानी भर जाता है। तो फ्लड इरिगेशन में पानी की क्या होती है, बर्बादी हो जाए। जबकि ड्रॉप इरिगेशन में पानी कितने लेयर तक रहता है, ए। ये दो टाइप का होगा, एक किससे होगा, रेन गन, और एक होगा स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर क्या करता है, फुहारा बनाता है, और रेन गन दूर तक भेजता है। एक होता है ड्रिप इरिगेशन। कौन सा, ड्रिप। एक पाइप होता है जिसमें जगह जगह छेद होता है, एक पाइप होगा उसमें जगह जगह छेद होगा। यहाँ पे ऐसे मान के चलिए आप लाइन से पौधा लगा दिए हैं फूल का, या कोई भी पौधा इसे लाइन से लगाए हैं, किसी भी चीज का लाइन से ऐसे लगा दिए आप, मिर्चा लगा दिए या कोई भी फसल लगा दी एकदम लाइन से, सीक्वेंस में, एकदम किसमें लगाए हैं, सीक्वेंस। तो एक होता है ड्रिप इरिगेशन, पाइप होता है। ड्रिप इरिगेशन का क्या होता है, पाइप होता है। इस पौधे के साइड में उस पाइप को बिछा दिया जाता है, यहां बिछा दिए, एक यहां बिछा दिया, एक यहां बिछा दिया। इस पाइप में हर फीट पर छेद होता है। वो छेद इतना छोटा होता है कि उससे पानी एकदम बूंद बूंद गिरेगा, उससे ज्यादा गिर नहीं सकता है। और एक मेन पाइप से यहां जोड़ दिया जाता है, एक मेन पाइप से। तो आप मेन पाइप में पानी दिए, यहां अपना टंकी रख लिए, जो भी टंकी है, तो मेन पाइप में आप क्या डाले, पानी, उससे ये सब में चला गया ड्रिप इरिगेशन। तो ये ड्रिप इरिगेशन सबसे सटीक यही होता है, इसमें पानी की बर्बादी नहीं होती है, एकदम धीरे धीरे गिरते रहता है और एकदम जरूरत के हिसाब से ही रहेगा। इससे एक और फायदा होता है ड्रिप इरिगेशन में, ड्रॉपर बोलेंगे इसे, ड्रॉप करते रहता है बूंद बूंद। इससे एक फायदा होता है,
आपको अगर किसी चीज का छिड़काव करना है, कोई दवाई डालना है ना, कुछ टेंशन नहीं है, वो टंकिया में डाल दीजिए। जिस तरह से मरीज को सेलाइन का पानी बोतल चढ़ाया जाता है ना, अगर किसी मरीज को सेलाइन पानी चढ़ रहा है ना, तो डॉक्टर उसको इंजेक्शन की दवाइयां किस में डाल देता है? पानी बोतल में डाल देता है, जा लेते जाइए वहां पे। वही समझिए क्या चढ़ा रहे हैं लोग, सेलाइन। सेलाइन में कैसे डूब डूब गिरते रहते हैं, वैसे ही पौधा को क्या चढ़ा रहे हैं लोग, सेलाइन चढ़। अच्छा, इस पाइप की खासियत होती है 5 साल चल जाता है। पाइप कितना साल चल जाएगा? 5 साल। एक बार खरीदेंगे 5 साल चल जाए। आप इसे चाहे मान के चलिए आपका ये पाइप इतना लंबा है, ये छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर इसको मोड़ दीजिए यहां तक में, आपका पौधा यहीं तक है और पाइप लंबा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ले आके यहां तक मोड़ दीजिए। जितना दूर मोड़ देंगे, यहाँ इसका एक क्लिप आता है, क्लिप लगा दीजिए, उसके आगे पानी नहीं जाएगा। अच्छा, नहीं मोड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, पाइप रहने दीजिए, यहाँ पे क्या लगा दीजिए, क्लिप। क्लिप लगा देंगे, पानी यहीं तक आएगा। यहाँ ड्रॉप है, उसमें पूरे पानी, अच्छा उस पानी से सोचिएगा कि पानी को दूसरे जगह पहुंचा दे, नहीं जाएगा, उसमें पूरा छेद रहता है उस पाइप में। वो जो ड्रॉप वाला पाइप रहता है ना, उस पूरे पाइप में क्या रहता है, छेद। आप ऐसा मत सोचिएगा उससे 2 काम ले लेंगे, एक ही काम ले सकते हैं उसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 5 साल चलेगा बढ़िया से, लेकिन खेतों में क्या आता है, कभी कुदाल लग जाता है, कभी ट्रैक्टर चढ़ जाता है, कभी कुछ, थोड़ा सा लाइफ कम हो जाता है। लेकिन 5 साल के लिए आपको क्या है, टेंशन फ्री है। इसमें दवाइयों को आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसी टंकिया में डाल दीजिए और जो मिलाना है सब उसी में क्या हो जाएगा, मिल जाता है। इससे और भी चीजें होती हैं सब कई बार। जैसे मान के चलिए ये दूसरा फसल बोए, इस फसल, ये कोई दूसरा फसल है ए, ये बी, ये सी। आप सारे फसल में एक के दवाई पड़ेगा। कुछ दवाइयां तो कॉमन होती है, कुछ कॉमन है तो कॉमन सबको दे दिए। अब मान के चलिए आपको ए को दवा डालना है, तब इसमें आप पानी कम रखिए, दवा कम रखिए, जो ए के भर का है, और यहां पे क्लिप लगा दीजिए। अब ये सारा दवा जाके चला जाएगा इसमें। समझ में? अगर आपको ए और बी दोनों को देना है तो यहाँ क्लिप लगा, तो आपके पास पूरा तरह क्या है, कंट्रोल है, पूरी कंट्रोल में। आपका खेत क्या है, कंट्रोल में। लेकिन ऐसा खेत में ही ना कि लेके ट्रैक्टर चल दिए, ले अकुल कबार के निकाल दिए तार और पूरा वायरिंग नीचे बिछल है, कोई दिक्कत नहीं, आप हाथ से नोच सकते हैं। बहुत महंगा, जैसे कैसे घर में पानी वाला पाइप होता है, सेम वैसे ही होता है, ब्लैक कलर का होगा आपको। और क्या होता है उसमें, ड्रॉप ड्रॉप रहते हैं, जगह रहता है। आगे बढ़े। रेन गन सक्सेस नहीं है, स्प्रिंकलर सक्सेस है, रेन गन सक्सेस नहीं है, उतना सक्सेस नहीं है। आगे बढ़े। फूल वगैरह की खेती के लिए हाँ यही सब यूज होता है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ड्रिप और ड्रॉप इरिगेशन। किसी को कोई दिक्कत? तो इरिगेशन की अन्य कैटेगरियों को हम लोग कल समझेंगे। लोग आज के लिए इतना ही रह देते हैं।